स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से मुराद है आपकी सोच के अंदर जो खलल वाक़या हो जाता है और उसकी वजह से फिर चीज़ों को बरतने में, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टी आती है। सबसे पहले हमारे पास है फ़िल्टरिंग। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फ़िल्टरिंग FILTERING। फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि आप सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हो और जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आप नलिफाई कर देते हो, यानी उनको आप इग्नोर कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, वो एक अनप्लेजेंट इवेंट को जो है वो रिकॉल करता है और उसी को बस रिकॉल करता रहता है और जितने भी उसके डार्केंड और डिस्टॉर्टेड व्यूज़ होते हैं उन पर फोकस करता है, पॉजिटिव की तरफ वो फोकस नहीं करता। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट, हमारे पास आ जाती है पोलराइज्ड थिंकिंग। पोलराइज्ड थिंकिंग को ब्लैक और वाइट थिंकिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है उर्दू में आर या पार। इसका क्या मतलब होता है उर्दू में? आर या पार। आर कर दो या पार कर दो, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है। ठीक है, यानी इस पर्सन सोचते हैं कि या तो हमें परफेक्ट होना है और या फिर हमें फेलियर होना है, मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है, ग्रे एरिया कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अक्सर गुस्से में हम कहते हैं कि हम इसका कीमा बना देंगे। कीमा बनाने से मुराद होती है कि हम इसको कत्ल कर देंगे। तो गुस्सा इतना शदीद आता है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है और आप क्या कहते हो कि मैं इस बंदे का कीमा बना के इसे ख़त्म कर दूँगा, यानी कि जो ग्रे एरिया होता है दरमियान में कि बैठ कर बातचीत का हल निकाला जाए या इस किस्म की चीज़ों का हल निकाला जाए, तो वो आप नहीं करते हो बल्कि पोलराइज्ड थिंकिंग कर लेते हो। ओवर जनरलाइजेशन, आप एक ही इवेंट की बेस पे उन तमाम चीज़ों को जनरलाइज़ कर देते हो। मिसाल के तौर पे आपकी एक दोस्त है, 10 साल पुरानी आपकी दोस्ती है, एक दफ़ा उसने गलत किया तो आप उसके तमाम अच्छाई के कामों पे पानी फेर के कहोगे कि नहीं, ये तो कोई भी काम सही नहीं करती है। टीचर बाज़ दफ़ा स्टूडेंट के साथ इस तरह की हरकत कर जाती है। बच्चा काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा होता है, वो नहीं बैठ पाता सही, जो है वो कामों में सही नहीं बैठ पाता, तो टीचर क्या करती है कि उसको वो कर देती है कि उसकी सारी अच्छी परफॉर्मेंस को इग्नोर करके उस जनरलाइज़ कर देती है और कहती है कि तुमने एक दफ़ा ये काम गलत किया, बाकी दफ़ा भी तुम ये बात गलत करोगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर बात कर रही हूँ, खदीजा असलम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से मुराद है आपकी सोच के अंदर जो खलल वाक़या हो जाता है और उसकी वजह से फिर चीज़ों को बरतने में, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टी आती है। सबसे पहले हमारे पास है फ़िल्टरिंग। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फ़िल्टरिंग FILTERING। फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि आप सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हो और जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको आप नलिफाई कर देते हो, यानी उनको आप इग्नोर कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, वो एक अनप्लेजेंट इवेंट को जो है वो रिकॉल करता है और उसी को बस रिकॉल करता रहता है और जितने भी उसके डार्केंड और डिस्टॉर्टेड व्यूज़ होते हैं उन पर फोकस करता है, पॉजिटिव की तरफ वो फोकस नहीं करता। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट, हमारे पास आ जाती है पोलराइज्ड थिंकिंग। पोलराइज्ड थिंकिंग को ब्लैक और वाइट थिंकिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है उर्दू में आर या पार। इसका क्या मतलब होता है उर्दू में? आर या पार। आर कर दो या पार कर दो, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है। ठीक है, यानी इस पर्सन सोचते हैं कि या तो हमें परफेक्ट होना है और या फिर हमें फेलियर होना है, मिडिल ग्राउंड कोई नहीं है, ग्रे एरिया कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अक्सर गुस्से में हम कहते हैं कि हम इसका कीमा बना देंगे। कीमा बनाने से मुराद होती है कि हम इसको कत्ल कर देंगे। तो गुस्सा इतना शदीद आता है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है और आप क्या कहते हो कि मैं इस बंदे का कीमा बना के इसे ख़त्म कर दूँगा, यानी कि जो ग्रे एरिया होता है दरमियान में कि बैठ कर बातचीत का हल निकाला जाए या इस किस्म की चीज़ों का हल निकाला जाए, तो वो आप नहीं करते हो बल्कि पोलराइज्ड थिंकिंग कर लेते हो। ओवर जनरलाइजेशन, आप एक ही इवेंट की बेस पे उन तमाम चीज़ों को जनरलाइज़ कर देते हो। मिसाल के तौर पे आपकी एक दोस्त है, 10 साल पुरानी आपकी दोस्ती है, एक दफ़ा उसने गलत किया तो आप उसके तमाम अच्छाई के कामों पे पानी फेर के कहोगे कि नहीं, ये तो कोई भी काम सही नहीं करती है। टीचर बाज़ दफ़ा स्टूडेंट के साथ इस तरह की हरकत कर जाती है। बच्चा काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा होता है, वो नहीं बैठ पाता सही, जो है वो कामों में सही नहीं बैठ पाता, तो टीचर क्या करती है कि उसको वो कर देती है कि उसकी सारी अच्छी परफॉर्मेंस को इग्नोर करके उस जनरलाइज़ कर देती है और कहती है कि तुमने एक दफ़ा ये काम गलत किया, बाकी दफ़ा भी तुम ये बात गलत करोगे। जंपिंग टू कंक्लूजन्स, इसका मतलब है कि
जी, उसके बाद है जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, एक ही दफ़ा जो है वो कंक्लूजन के ऊपर जंप मार देते हैं कि मुझे तो पता है ये काम होना ही गलत है, मुझे तो पता है तुमने कोई काम करना ही सही नहीं है। इसके अंदर भी आपके पास ग्रे एरिया नहीं होता कि आप थोड़ी देर बैठ के सुकून से सोच सको कि हो सकता है इंडिविजुअल जो है वो ये रिज़ल्ट ना दे जो उम्मीद आपने लगाई हुई है वैसी उम्मीद के ख़िलाफ़ काम हो जाए। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, कंक्लूजन की तरफ एक ही दफ़ा जंप कर लेते हो। उसके बाद आ जाती है कैटास्ट्रोफाइज़ेशन। कैटास्ट्रोफाइज़ेशन का मतलब होता है कोई बला आ गई है जैसे। आप एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा मैग्नीफ़ाई और मिनिमाइज़ करते हो कि मैग्नीफ़ाई इतना ज़्यादा कर देते हो कि आपको लगता है आपको इससे पैनिक अटैक आ जाएगा, आपको इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी कोई हल्की सा इवेंट हुआ होता है और आप उसको बढ़ा-चढ़ा के बयान कर रहे होते हो, बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे होते हो। जैसे अब मेरी क्लाइंट हैं, उसकी मदर ने 14 साल की उम्र की उनकी बच्ची है और 14 साल तक अपनी बच्ची को उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का हाथ-हूथ नहीं लगाया, यानी थप्पड़-थुप्पड़ नहीं मारा। मगर लास्टली वो बीमार हुई है तो उसकी मदर ने उसको जंक फूड खाने पर एक थप्पड़ मार दिया हल्का-सा। अब उस बच्ची ने जो है उस इवेंट को इतना बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जब उसके फ़ादर आए कि फ़ादर भी मदर पे गुस्सा हुए कि तुमने क्या कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पर्सनलाइज़ेशन। इसका मतलब होता है पर्सनलाइज़ेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो है हर चीज़ को पर्सनलाइज़ कर लेता है, यानी जो भी किसी ने कोई काम किया है, कोई दूसरे सैयारे पे किसी ने कोई काम किया है तो उसने मुझे सताने के लिए ये काम किया है, उसने मुझे तंग करने के लिए ये काम किया है। देखा, इसका इशारा इस तरफ था कि मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आप इसमें चीज़ों को पर्सनलाइज़ कर लेते हो। ठीक है? अच्छा जी। कंट्रोल फैलेकी से क्या मुराद है कि आपको लगता है कि इर्द-गिर्द आपके जो भी लोग हैं उनकी पेन और उनकी खुशी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। मिसाल के तौर पे आपका बॉस अगर आपको कहता है कि आपका काम आप बेहतर और तरीके से करना शुरू करो, तो आप उसकी भी पेन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो और आप कहते हो देखा, मेरा बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, इसीलिए वो मुझे कह रहा है कि काम अच्छा करो। ठीक है? ये होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ब्लेमिंग। ब्लेमिंग के अंदर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे होते हो, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम डाल देते हो किसी भी चीज़ का। दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो कि इन दूसरों को इल्ज़ाम ठहराते हो कि मेरी किसी भी हार का या मेरी किसी भी बुरे नतीजे का दूसरे लोग ज़िम्मेदार हैं। शुड आ जाता है। शुड की बहुत कॉमन एक हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब आप ये कहते हो ना कि इसको चाहिए था मेरी मदद करे, इसको चाहिए था बुरे इवेंट में मेरा ख़्याल रखे, इसको चाहिए था बुरे इवेंट में मेरे साथ दोस्ती करे, मुझे निभाए, मुझे बरते, तो शुड का मतलब ये होता है। जहाँ पे चाहिए का वर्ड आ जाता है क्योंकि कोई दूसरा जो है वो आपकी सोच के मुताबिक अमल नहीं भी कर रहा होता बाज़ दफ़ा, तो आपको चाहिए का वर्ड नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आ जाती है इमोशनल रीज़निंग, यानी कि जज़्बाती तौर पे रीज़निंग करना। जज़्बाती रीज़निंग जो होती है वो इलॉजिकल होती है। एक दफ़ा जज़्बात की रो में बहकर आप जो है रीज़निंग कर देते हो, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वो उलट होती है। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास, बस यही हमारे पास सारी की सारी डिस्टॉर्शंस हैं और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मिले तो मुझसे ज़रूर पूछना। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को बेहतर लगा होगा और ऐसा करें कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग ये लेक्चर सुनें और मेरे लिए क्यूरीज़ निकाल के रखें। तो जैसे ही आप ये लेक्चर कंप्लीट होगा मेरी क्यूरीज़ आप लोग निकाल कर रखें और क्यूरीज़ मुझसे पूछ लें बाद में।